इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर से आए प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए इंदौर शहर की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन शिरकत की। एयरपोर्ट पर महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए इंदौर शहर की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। साथ ही इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी भी बताया। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा
उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। इसके लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल एज इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर इज डाइवर्स। You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning.
You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, अवस्था बनता है। जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरात में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की
अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं।
भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है वे वाकई बहुत उपयोगी हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और इस दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरआईज को संबोधित किया है, प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है। उनसे पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें संबोधित किया और इंदौर के बारे में बताया। इंदौर में जितनी व्यवस्थाएं हैं सबके बारे में बातचीत की है उनसे, और मध्य प्रदेश जो हृदय स्थल है, जो इंडिया का हृदय स्थल है, उसके बारे में भी कई तरह की जानकारियां दी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कई जानकारियां दी। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इंदौर की तारीफ की। उसमें भी इंदौर के खाने का जो जायका है, इंदौर के खाने का जो स्वाद है, पोहा, जलेबी, कचौरी, इन सब के बारे में यहाँ के एनआरआईज जो हैं उनको भी बताया। और कहीं ना कहीं वो इंदौरी लैंग्वेज में भी बात करते, इंदौरी लहजे में भी बात करते दिखाई दिए हैं और पूरे संबोधन में उन्होंने इंदौर की तारीफ़ की है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों को भी काफ़ी उन्होंने संबोधित किया और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी कॉमर्शियल हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कई तरह की बातें की। प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनके थ्रू मध्य प्रदेश में जितना भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जितना भी फ़ायदा इंडिया को होने वाला है, उस विषय में भी उन्होंने कई बातें की हैं। इस दौरान इंदौरी लहजा उनकी बातों में साफ तौर पर दिख रहा था। और अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के बाद अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़े हैं और वो उसके बाद लंच करेंगे और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे।
ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं आपके साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ। धन्यवाद। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन 30 मिनट का रहा। इस 30 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ करी। अगर 30 मिनट के भाषण का एनालिसिस किया जाए, अगर उसके विश्लेषण किया जाए तो क्या प्रमुख बातें निकल कर आती। इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार मोहित बिंदल जी। मोहित जी, किस तरह का 30 मिनट का भाषण में उनका एनालिसिस आप देख सकते हैं, किस तरह की उनकी भाषा रही, किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज रहा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी इंदौर पहले भी आए हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से उन्होंने इंदौर की तारीफ़ की, इंदौरी अंदाज में उन्होंने अपन का इंदौर कहा और इंदौर के 56 दुकान सराफा की भी उल्लेख किया और प्रवासी भारतीयों को खासकर इंदौर के नमकीन, समोसा, कचौरी और सबका उल्लेख करते हुए इंदौर से जोड़ने की कोशिश की है। यह मुझे लगता है कि इंदौर के भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद की जा सकती है। इंदौर के भविष्य के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर की तारीफ़ की। दूसरी बात, प्रवासी भारतीयों को लेकर इंदौर के बारे में इस प्रकार से बोलना, इस प्रकार से बात करना, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर भी एक छोटा सा संदेश उन्होंने इसमें दे दिया है। उन्होंने बहुत स्टडी से ये सारी बातें कही। इंदौर की स्वच्छता पर बहुत अच्छा उन्होंने कहा, इंदौर की तारीफ़ करी। उन्होंने खाने पीने में एक एक फूड, एक एक जो इंदौर का जो टेस्ट है, पोहा की तारीफ़ करी और कचौरी, समोसा, हर उस व्यंजन की तारीफ़ करी जो इंदौर का एक प्रमुख व्यंजन माना जाता है। इंदौर को वो प्रवासी भारतीयों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिस तरह का ये आयोजन किया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इंदौर को जिस ढंग से उन्होंने बताया है कि स्वच्छता के साथ में यह स्वाद की राजधानी भी है और इंदौर के आसपास उज्जैन का भी उल्लेख किया, उज्जैन जाने के लिए कहा सभी प्रवासी भारतीयों को। मेरे को लगता है ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात है और इंदौर के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, हम बात करें तो मैं तो इसी संदर्भ में ही इसको देखता हूँ। मेन मुद्दा पूरा इंदौर ही रहा, मुझे ऐसा लगता है उनके संबोधन में। जब हम बात करें तो जिस तरह से 2 दिन का सेमिनार चल रहे हैं, जिस तरह के वर्कशॉप चल रहे हैं, जिस तरह के बातचीत हो रही, जिस तरह के डेलीगेट्स अपने विचार रख रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में उम्मीदें ज़्यादा दिख रही है? इंदौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की संभावना तो बहुत ज़्यादा है और इंदौर अब मेरे ख्याल से राष्ट्रीय क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी इंदौर का नाम काफ़ी हो गया है, तो संभावना बहुत ज़्यादा है और इंदौर इसके लिए तैयार भी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ढंग से इंदौर के आसपास निवेश क्षेत्र बढ़ाया है और वेल प्लान्ड वे में बढ़ाया है। मेरे को लगता है आगे आने वाले समय में इंदौर बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मोहित बिंदल। मोहित बिंदल जी का कहना है कि इंदौर की जो तारीफ़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सीधे सीधे अप्रवासी भारतीय है जो उनको सीधे सीधे इंदौर से कनेक्ट करना, और इंदौर से कनेक्ट करने का सीधा एक मकसद है कि कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीय इंदौर और मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करें और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उन प्रवासियों को भी मिले और मध्य प्रदेश को भी मिले, ताकि जनता को और अधिक सुविधाएँ और अधिक रोजगार के सृजन हो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान अभी अभी आप लोगों ने मोदी जी का संबोधन सुना है, जो कि उन्होंने एनआरआईज़ के लिए किया है और वहीं इंदौर की जनता के लिए भी किया है। उसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद मोदी जी ने अपने संबोधन में इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर की जमकर तारीफ करने के बाद उन्होंने यहाँ के पोहे, जलेबी, कचौरी, इंदौर के जायके के साथ साथ स्वच्छता की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि मोदी जी इस संबोधन के बाद आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ चुके हैं। वहीं हम आपको आगे के कार्यक्रम की भी जानकारी भी देते रहेंगे लगातार। आगे की जानकारी के लिए बने रही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।